सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राममोहन राय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वो की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं डिटेल क्या है। और जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी और देखिए उद्देश्य क्या है। स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुई थी। ये पहले क्वेश्चन है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था समाज सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों को शिक्षित बनाकर उनको शोषण से बचाना था। अब आंदोलन का प्रतीक क्या था? राजा बलि जो ब्राह्मण के आराध्य श्री राम का विरोधी था। ज्योतिबा फुले की उपाधि, मतलब इनकी उपाधि क्या थी? इनकी महात्मा की उपाधि थी ज्योतिबा फुले की। कभी पूछ लेता है कि ज्योतिबा फुले की जो है उपाधि क्या थी, तो वो थी महात्मा की उपाधि। अब बात करते हैं इनकी पुस्तक कितनी है। तो इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक है गुलामगिरी और एक है सार्वजनिक सत्य धर्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तकों से क्वेश्चन आता है। पहला पुस्तक इनका है गुलामगिरी और क्या है? सार्वजनिक सत्य धर्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। और आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? मधुसूदन दत्त, हेनरी विवियन डिरोजियो, कृष्ण मोहन बनर्जी या फिर राम गोपाल घोष। तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देखते हैं क्या है। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो हेनरी विवियन डिरोजियो थे और ये हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक अंग्रेजी तथा इतिहास के शिक्षक रहते हैं। यानी कि 1826 से 31 तक हिस्ट्री और इंग्लिश के ये क्या थे? शिक्षक रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने कॉलेज के युवाओं को समानता, स्वतंत्रता तथा सत्यता के लिए प्रेरित किया था। इन्होंने हैंसपेरस तथा कलकत्ता लाइब्रेरी गजट नामक पत्र का संपादन किया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया गजट से भी संबंध रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आधुनिक सभ्यता का, यानी कि जो हेनरी विवियन डिरोजियो हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? कोलकाता सत्र 1886, कोलकाता सत्र 1906, लाहौर सत्र 1885 या फिर बॉम्बे सत्र 1889। तो यह जो घोषित किया गया था वो किया गया था कोलकाता सत्र, यानी कि जब उस समय कलकत्ता था, कलकत्ता सत्र 1906। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? यानी कि पहली धातु क्या थी? लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी। तो जो भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी वो क्या थी? तांबा थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी जो व्याख्या है उसको ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा। जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक था गैर मृदभांड और एक था मृदभांड काल। एक क्या था? गैर मृदभांड था और एक क्या था? मृदभांड काल था। ठीक है। तो मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ होता है। यानी कि मृदभांड जो काल था उसी के ये नवपाषाण काल के अंत में आता है। उसी समय धातु जो तांबा था उसका प्रयोग किया गया था। इस चरण में तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृत कहा जाता है। यानी कि नवपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृत भी कहा जाता है। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? सरस्वती नदी और बृहस्पति नदी, सरस्वती और सरयू, शतुद्री और बिपाशा या फिर गंगा नदी और यमुना नदी। तो ये जो है ऑप्शन या ब्रह्मवर्त किसे बोलते हैं? तो यह बोलते हैं सरस्वती और बृहस्पति नदी के बीच के क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? रोपड़, दैमाबाद, धौलावीरा या फिर चनहुदड़ो। तो यह जो पाया गया था धौलावीरा में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी वो धौलावीरा स्थल पर पाई गई थी। धौलावीरा कहाँ पे है? तो यह गुजरात राज्य में है। और यह कहाँ का है? गुजरात राज्य का प्रमुख संदर्भ स्थल है। यह आपको ध्यान रखना है, प्रमुख संदर्भ स्थल है धौलावीरा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो जो कर्मकांडी वेद है वो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अथर्ववेद जो है इसको
कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। और इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल सॉरी ये यजुर्वेद है, न कि अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, गलती होगी क्षमा करिएगा। और इसके दो पार्ट थे, दो पार्ट कौन से होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और एक था कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। कभी आपसे पूछ ले कि शुक्ल यजुर्वेद किसका पार्ट है, तो यजुर्वेद का पार्ट है, और कृष्ण यजुर्वेद, इसके दो ही पार्ट थे। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखें, कौन वेद पहले था, कौन वेद बाद में था, कौन सा वेद पहले उसके बाद था। तो एक याद रखिएगा, रस्य RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्रम से वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्तिकला के लिए प्रयुक्त होता था, संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट या फिर लाल बलुआ पत्थर। तो उस समय प्रयोग होता था लाल बलुआ पत्थर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसको आप, जो मथुरा कला शैली है, इसका जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ था। इस शैली के में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों के से संबंधित मूर्तियों का निर्माण, यानी कि जो ये मथुरा कला शैली है, ठीक है, इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, देखते हैं, लगता है कि अटेगा नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये जो है गुप्त काल में निर्मित हुए थे, न कि पाल वंश में। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, ये दोनों खिलजी वंश में नष्ट किए गए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय। तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने जिस शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था सबसे पहले, वो कौन थे, तो वो थे अहमद शाह। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, अहमद शाह अब्दाली। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए शेर शाह सूरी को नहीं जाना जाता है, ये ध्यान रखना, नहीं पूछा गया था। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, पहला रुपया जारी करने के लिए जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा। तीसरा है नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए, या फिर चौथा सभी शेर शाह सूरी द्वारा किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए इन्होंने नहीं शुरू किया गया था। सबसे पहले इसको किसने शुरू किया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर नूरजहां। तो कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की जो नींव रखी थी वो रखी थी जहांगीर ने, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था, तो 1526 में, 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था ये भी आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था, यानी कि सत्ता खो दिया था, पृथ्वीराज चौहान, हेमू, राणा संग्राम सिंह या फिर मेदिनी राय। तो 1556 में दिल्ली के शासन को खोने वाला हेमू था, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया, दिल्ली, फरगना, काबुल या फिर समरकंद। तो कहाँ ले जाया गया, ये ले जाया गया काबुल में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी और बी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था, फेडरल कोर्ट,
प्रेसिडेंसी कोर्ट, प्रीवी काउंसिल, ये प्रीवी ऐसे रहेगा, या फिर इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा था, वो था प्रीवी काउंसिल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप साथ में इंग्लैंड गए थे? अजीमुल्ला खां, राजा राम मोहन राय, महाराजा तेज चंद्र रे, या फिर राजा राधा कांत देव। तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर एनी बेसेंट। तो यदि आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो हो जाएगा एनी बेसेंट। और यदि पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय कौन थी, तो वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन को ज़रा समझ के करना। जब भी पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हैं सरोजिनी नायडू। डी ऑप्शन करेक्ट है। और यदि यही पूछ ले घुमा के क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह सारा भाई को फांसी, कामागाटा मारू घटना, या फिर लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो क्या था? कामागाटा मारू घटना थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र। जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र से संबंधित है और इसको सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती हैं तो पूर्ववर्ती दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। एक वाताग्र क्या कहलाता है? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अवरुद्ध वाताग्र, या फिर स्थिर वाताग्र। तो यह कहलाता है उष्ण वाताग्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन की जहाँ जो आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या भी की जाएगी इस तरह से, इसलिए आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें जिससे कि आप व्याख्या को नोट करते चलें। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इस क्वेश्चन में हम देखेंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे। वी जर्कनेस, फिट्ज़जेराल्ड, सा, या फिर लैफर्ड। तो ये क्या था? वी जर्कनेस ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं इसकी डिटेल व्याख्या क्या है। वी जो जर्कनेस हैं ये एक नॉर्वेजियन भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी, यानी कि जो ये भौतिक विज्ञान और मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का संबंध चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है। चक्रवात घूमती हुई वायुराशि का नाम, यानी चक्रवात जो घूमती है ऐसे ऐसे, उसी वायुराशि का एक नाम है। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, या इसी को बोलते हैं बल कीमक चक्रवात। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद करना है। यदि पूछ दे उष्णकटिबंधीय चक्रवात को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं बल कीमक चक्रवात। ठीक है। और दूसरा जो है वाह्योष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये आपके लिए शब्द नया है। वाह्योष्ण किसे कहते हैं? तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसी को बोलते हैं वाह्योष्ण चक्रवात। चलिए उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशिक क्षेत्र की गहराई कितनी मीटर तक के बीच होती है? 800 से 1000 मीटर, 200 मीटर तक, 500 से 1000 मीटर, या फिर 1.5 किलोमीटर। तो इसकी जो गहराई होती है वो होती है 200 मीटर तक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश है जल या समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है। इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता और जल के अंदर अंधेरा होता है। इसी कारण आपने देखा होगा जब भी जो गोताखोर होते हैं अपने सर पे एक लाइट लिए होते हैं जिससे कि उनको दिखाई दे, और कृत्रिम सांस, यानी पता है आपको ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 200 मीटर तक। क्यूरोसियो है किस महासागर में देखी जाती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर कोई नहीं। तो जो क्यूरोसियो धारा है यह देखी जाती है प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यह कैसी जलधारा है? यह एक गर्म जलधारा है। ये भी पूछ ले कि जो क्यूरोसियो धारा है वो कैसी जलधारा है? तो गर्म धारा है। ठीक है, ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है। इसका जो प्रवाह वेग होता है 3 से 5 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर समुद्री मील होता है। और सर्दियों में जो सतह का पानी है इसका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्यूरोसियो धारा है वो गर्म जलधारा है। तापी ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या फिर जल प्रदूषण। तो जो तापी ऊर्जा परियोजना है यह जो है
ध्वनि प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो परंपरागत थर्मल पावर स्टेशन होते हैं इसमें पानी को गर्म करने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जिससे उच्च दाब पर भाप बनती है। इससे बिजली पैदा करने के लिए टरबाइनें लगाई जाती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन में से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती हैं। किस तरह से? निवल ऊर्जा, द्वितीयक उत्पादन, निवल भंडारण या फिर निवल प्राथमिक उत्पादन। तो इसको किससे इंगित की जाती हैं? इसको इंगित की जाती हैं निवल प्राथमिक उत्पादन से। ठीक है, लाइट चली गई है। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है। यह किसके द्वारा बताया गया? वान थ्यूनेन, वीवर, वेबर या फिर पेंक। तो यह दिया गया था वान थ्यूनेन के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कब हुई थी? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। 1921 से 51, 1911 से 21, 1981 से 2001 या फिर 2001 से 2021। तो जो जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी 1911 से 1921 के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसी को बोलते हैं जो है इसको, इस समय जो जनसंख्या में वृद्धि जो कमी आई थी 0.31% की कमी आई थी। इसलिए इस वर्ष को साल इस यानी कि जो 1921 को बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड, यानी कि 1921 जो वर्ष है इसको बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे देश की जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती जा रही है। और 2030 तक हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर असम। तो जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट को। जो कर्नाटक है यहाँ पे एक बाबा बुदान पर्वत है या पहाड़ी है। तो 17वीं शताब्दी में बाबा बुदान द्वारा इसे अरब से लाया गया था और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बुदन पहाड़ियों पर इसको लगाया गया। देश का सर्वाधिक कहवा उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है तथा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन में ब्राज़ील आता है। और जो सर्वोच्च कोटि का जो कहवा होता है उसे बोलते हैं अरेबिका। ठीक है। और जो भारत का सर्वश्रेष्ठ काफ़ी है या फिर कहवा है उसको बोलते हैं रोबस्टा। जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ काफ़ी है उसे बोलते हैं रोबस्टा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निष्कर्ष क्या है? तो जो भारत की नगरीय बस्ती है उसकी जो परिभाषा है वो है 5,000 से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वचालित वाहन उद्योग, सूती उद्योग, रेयान उद्योग या फिर रसायन उद्योग। तो जो डेट्राइट है वो प्रसिद्ध है स्वचालित वाहन उद्योग के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो मोटर गाड़ियों के जो डेट्राइट अमेरिका के मिशिगन प्रांत का एक स्वचालित वाहन उद्योग शहर है। यानी कि जो अमेरिका का मिशिगन प्रांत है वहाँ पे एक वाहन उद्योग है, उसी शहर के नाम से ही है जो डेट्राइट के तट पर अवस्थित है। यहाँ हेनरी लीड एंड हेनरी फोर्ड नामक प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, यानी कि जो फोर्ड की आपने गाड़ी देखी होंगी वो अमेरिका की हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोहा इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी व युद्धक विमानक के भी उद्योग हैं। और पीथमपुर को, जो भारत में पीथमपुर है, पीथमपुर को अब आपको कमेंट करना कि पीथमपुर कहाँ है। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। नई दिल्ली का सीबीडी है, यानी कि सीबीडी क्या है आइए देखते हैं। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या फिर कनॉट प्लेस। तो जो दिल्ली का सीबीडी है वो है कनॉट प्लेस। अब सीबीडी क्या होता है आइए समझते हैं। जो दिल्ली का सबसे बड़ा व्यवसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है वो है कनॉट प्लेस। और इसका नाम जो है ब्रिटेन के शाही परिवार सदस्य यानी कि ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। इसका डिजाइन WH निकोल और टार रसेल ने की थी। यह मार्केट अपने समय की भारत की सबसे बड़ी मार्केट थी, यानी कि जो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है वो है कनॉट प्लेस, इसीलिए इसको नाम दिया गया CBD। अगला जो क्वेश्चन हमारा, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कापरनिकस, टालमी, लाप्लास या फिर चैम्बरलिन। तो हेलियोसेंट्रिक जो सिद्धांत है वो कापरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो कापरनिकस हैं वे यूरोपियन खगोलशास्त्री हैं जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर किया था, अर्थात हेलियोसेंट्रिक का सिद्धांत दिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? 66.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण या फिर 90 डिग्री उत्तर। तो
जो आर्कटिक वृत्त है वो कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आइए समझ लेते हैं। देखिए ये भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये साउथ है। इसके बाद आता है 66.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय, अपर्दन, भूस्खलन या फिर साधारण भूस्खलन। तो अपने ही स्थान पर शैलों का जो विघटन है और अपघटन है, इसकी प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है अपक्षय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कणिका में विघटन किसका एक उदाहरण है? कणिकामय विघटन है, ये कणिका हो गया है। कणिकामय विघटन किसका एक उदाहरण है? यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, पादप अपक्षय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कणिकामय अपक्षय है वो उदाहरण है एक आंतरिक अपक्षय का। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी को सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, यानी कि जो पृथ्वी पर चट्टानें हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो चट्टानें इसमें टूट फूट होती है, उसी को बोलते हैं अपक्षय। ठीक है। यह अपर्दन से भिन्न होता है क्योंकि इसके टूटने से निर्मित भू पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, क्योंकि चट्टान बड़े बड़े होते हैं, जब ये टूटते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। यही इसकी विशेषता है, यही अंतर है अपर्दन और अपक्षय में। अगला क्वेश्चन, मध्य कपासी किसका एक उदाहरण है? निम्न मेघ का, मध्य मेघ का, उच्च मेघ का या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जो मध्य कपासी है वह क्या है? एक मध्य मेघ का उदाहरण है और पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर बादल को 4 प्रकार या फिर 4 प्रकार उच्च मेघ, मध्य मेघ, निम्न मेघ व ऊर्ध्वाधर मेघ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मध्य कपासी मध्य मेघ का उदाहरण है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो बादल है यानी कि मेघ है उसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। निम्न मेघ, मध्य मेघ, उच्च मेघ और एक क्या है? एक है ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर मेघ है। ठीक है। 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? जलवायु दशाएं, वर्षा और तापमान, वनस्पति मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वह उदाहरण है वर्षा और तापमान का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संक्रमिका। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार या फिर बिंद पठार। तो क्या है ये जो है उच्चतर जो है कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और जो छोटा नागपुर पठार है ये भारत के सर्वाधिक यही है और यह पठार झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व बिहार में फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। चलिए बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? उल्टा, सीधा, दोनों या फिर वन प्रणाली में उल्टा। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है? सीधा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जैसे हम ऊर्जा के पिरामिड के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं ऊर्जा कम होती जाती है। पिरामिड के प्रत्येक चरण में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का 90% उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है और केवल 10% जो ऊर्जा होती है वही संग्रहित होती है। ठीक है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे जैसे ये गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, तो यहाँ 90% खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 10% ही बचेगा। यही होता है। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन की भूमि उपयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? मैकिंडर। यह क्या था? एलडी स्टम्प ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज़ का, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका, कनाडा, अंटार्कटिका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह पाई जाती है अफ्रीका में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।